गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर कौन सा है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 8 की हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 7 में हम लोग क्या देखा था? पार्ट नंबर 7 में हम लोग देखे थे द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल तुम्हारे मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? तुम्हारा डीएनए होता है। सम वायरसेस होते हैं जिसका जेनेटिक डीएनए ना होके आरएनए होता है। इन दोनों में क्या होगा? अब किसको क्राइटेरिया दिया जाए, डीएनए होगा कि आरएनए? तो क्राइटेरिया भी देखा। क्राइटेरिया में क्या कि कौन सेल्फ कौन तुम्हारा कैपेबल होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग में, केमिकल और स्ट्रक्चरली कौन स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद देखा कि कौन म्यूटेंट होता है, क्राइटेरिया में देखा कि। तो उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन है तुम्हारा कि क्यों डीएनए ही को प्रीफर करते हैं, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए को प्रीफर क्यों? तो उसमें भी देखा गया। तो क्या कंपेयर करा गया? स्ट्रक्चरली एंड केमिकली दोनों स्टेबल था तुम्हारा किससे? आरएनए से डीएनए का। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड होता है। अगर ये तुम्हारा रेप्लिकेशन जब कॉपी होता है, अगर एरर होता है तो वही क्या उसको करता है? मेंटेन, रेक्टिफाई ठीक कर लेता है तुम्हारा। ठीक है, कौन? डीएनए। अगर वही आरएनए होता तो खुद ही सिंगल स्टैंडर्ड होता, वो नहीं कर पाता, इसीलिए प्रीफर्ड किसको? तुम्हारे डीएनए को देगा। फिर उसके बाद हम लोग स्टडी किया था हु केम फर्स्ट। क्वेश्चन था तुम्हारा कि कौन फर्स्ट होगा, डीएनए की आरएनए? तो इसमें देखा गया हम लोग किसके, फिर उसमें हम लोग देखा गया कि तुम्हारा फर्स्ट कौन था? तो फर्स्ट जो तुम्हारा था उसके पहले आरएनए था तुम्हारा। हु केम फर्स्ट? फर्स्ट कौन है तुम्हारा? डीएनए की आरएनए। तो उससे हम लोग को क्या, एक तुम्हारे साइंटिस्ट है वाल्टर गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने क्या हाइपोथेसिस किया था, क्या परिकल्पना की थी कि नहीं, डीएनए से पहले तुम्हारा आरएनए वर्ल्ड रहा होगा। एक आरएनए वर्ल्ड रहा होगा जो तुम्हारे कैसे, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे इस समय अर्थ पे लाइफ है सभी के सभी किससे आए हैं? सभी के सभी आरएनए वर्ल्ड से। तुम्हारे असेलुलर जैसे तुम्हारे सम वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है ना तुम्हारा, सम वायरसेस की है। तो इसीलिए उन्होंने क्या हाइपोथेसिस किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या हो तुम्हारा, दोनों में देखा कि डीएनए कौन फर्स्ट है, हु केम फर्स्ट, कौन? डीएनए के आरएनए। तो वाल्टर गिलबर्ट करके डीएनए ना कौन सबसे पहले आया था? पहले आरएनए वर्ल्ड बना था। आरएनए वर्ल्ड से तुम्हारा फिर जाके फॉर्मेशन हुआ यूनिसेलुलर फिर मल्टी सेलुलर, असेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। फिर उसके बाद देखा गया रोल ऑफ आरएनए। आरएनए की भूमिका क्या थी? आरएनए की भूमिका क्या थी तुम्हारे? वो किसके रोल करता है तुम्हारे? वो रोल करेगा तुम्हारा स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को रोल करेगा। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहेगा उसको ट्रांसफर करेगा वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। और उसके साथ साथ कैटालिटिक एंड एंजाइमेटिक तुम्हारे ये तुम एक्टिविटीज किसकी? प्रोटीन की। जो तुम्हारे कैटालिटिक एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होगी तुम्हारे कौन करता है? रोल ऑफ आरएनए ही का है। वो भी क्या करता है तुम्हारे प्रोटीन्स के, वो भी क्या तुम्हारा आरएनए ही का रोल होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग स्टडी किए थे पार्ट नंबर 7। आज हम लोग पार्ट नंबर 8 में स्टडी करेंगे किसका? तुम्हारा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? प्रतिकृति जिसको कहते हैं, कॉपी कहता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा तुम्हारा रेप्लिकेशन। व्हाट इज रेप्लिकेशन? व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन क्या है? एक सेकंड है, ओके ठीक। तो रेप्लिकेशन, व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन क्या तुम्हारे? प्रतिकृति। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिकृति क्या है? तो रेप्लिकेशन इज नथिंग बट, देखो क्या है रेप्लिकेशन की परिभाषा सुन लो। ये एक प्रक्रिया, ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जो रहेगा वही अपनी सेम कॉपी करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन, अब डीएनए का हम लोग देखेंगे तो डीएनए कैसे कॉपी करता है। ठीक है, कैसे होता है तुम्हारा, कौन किस नेचर का होता है, कंजर्वेटिव होता है कि हाइपोथेसिस कंजर्वेटिव होता है कि डिस्पर्सिव होता है, या तुम्हारा सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो उसी में रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग किसी भी चीज के अपने ही समान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, इसी में तुम्हारा रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन या क्रिएटिंग, रिप्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो वो भी तुम्हारा क्या रेप्लिकेशन ही कहलाएगा। तो इसको सुन लो डेफिनेशन क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ, क्या हो जाएगा तुम्हारे, ये एक वह प्रक्रिया। ठीक है, ये किसका? रेप्लिकेशन इज द क्या है? रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज के तुम्हारे का उसी की कॉपी करेंगे तो वही क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है? ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए रेप्लिकेशन की, फिर उसका डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस, replication is the process, replication is the process of reproducing, replication is the process
ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ORR क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग, या रिप्रोड्यूस करेगा या क्रिएट करेगा, वही कहलाएगा, ठीक है। क्रिएट ऑफ अ कॉपी ऑफ समथिंग, क्रिएटिंग ऑफ अ कॉपी, देखो यही इंपॉर्टेंट, ऑफ अ कॉपी ऑफ समथिंग, कॉपी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है तुम्हारा, इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या है तुम्हारा, रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और या नहीं रहेगा, रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग, चाहे रिप्रोड्यूस करे चाहे क्रिएट करे, उसी प्रक्रिया को क्या एकदम सेम जैसा रहेगा तुम्हारे, क्रिएटिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ समथिंग, समथिंग जितना समथिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, समथिंग इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि तुम्हारा डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, हाउ इज डीएनए रेप्लिकेट, तो हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो फिर इसी के बाद एक क्वेश्चन लिखा जाएगा, हाउ इज डीएनए रेप्लिकेट, हाउ, हमारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा डीएनए ही क्या हम लोग को स्टडी करना है ना, हाउ इज डीएनए रेप्लिकेट, डीएनए कैसे कॉपी होता है, ठीक है। हाउ इज डीएनए रेप्लिकेट, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में हेडिंग हो जाएगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, ठीक है। अब किसकी क्या देखेंगे हम लोग, किसकी स्टडी करेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हमारे क्वेश्चन की डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, कैसे कॉपी होता होगा, तो इसी की हम लोगों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखो, इसको सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को फर्स्ट सजेशन दिए थे, एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ नहीं कहते थे, सुन लो इसके बारे में। फर्स्ट इसको सजेस्ट करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, जो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर तुम्हारे देखे थे, कौन, वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने ही तुम्हारे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को फर्स्ट सजेस्ट किया था। क्या उन्होंने सजेस्ट किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, किस नेचर का होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब तुम्हारा वन पेरेंटल होगा, दूसरा क्या होगा, न्यूली होगा, वन पेरेंटल न्यूली। देखो अब इसमें क्या हम लोग स्टडी करेंगे, चल अब देखो कैसे रेप्लिकेशन, अब तो सबसे पहले याद रखे रहना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को फर्स्ट सजेशन किसने सजेस्टेड बाय, कौन था सजेशन देने वाले साइंटिस्ट, वाटसन एंड क्रिक, अभी लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट सजेशन देने वाले कौन थे तुम्हारे, वाटसन एंड क्रिक थे। उन्होंने क्या कहता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है कंप्लीट ना होकर क्या होगा, सेमी हाफ होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर मतलब अब देखो कैसे होगा तुमको इसके डेफिनेशन। तो सबसे पहले डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड की सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, तो टू स्ट्रैंड्स ऑफ क्या होता है तुम्हारे, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब सबसे स्ट्रक्चर देखना, पहले क्या होगा, ये तुम्हारा एक डीएनए का स्ट्रक्चर, ये सब बेस है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक डीएनए का स्ट्रक्चर, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो पहले इसमें सबसे पहले जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो यही क्या होगा, पहला स्टेप होगा ये तुम्हारे डीएनए रेप्लिकेशन, जो स्ट्रैंड ये सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रैंड क्या होगा तुम्हारा, सेपरेट होगा। देखो टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पहले इसमें क्या होगा, सेपरेट होगा, पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसमें सेपरेट करोगे इसको, ये सेपरेट हो गया ना, एक ये स्ट्रैंड हो जाएगा, एक स्ट्रैंड ये तो हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे नंबर ये 1 है और दूसरा ये पहला स्ट्रैंड है और ये दूसरा, तो ये तुम्हारा पहला स्ट्रैंड हो गया। अब दूसरे वाले को करो, तो पहले प्रोसेस में क्या होता है तुम्हारा, इसके जो स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, सेपरेट होता है, अपने पेरेंट से क्या होता है, सेपरेट होता है, ये दूसरा हो गया, ठीक है। पहले स्ट्रैंड में क्या होगा तुम्हारा, पहले जो होगा डीएनए सेपरेट होगा, सेपरेट होने के बाद दोनों अब क्या होगा, 2 पार्ट हो गया कि नहीं हुआ, देखो 2 पार्ट हो गया, 1 और 2। अभी रेप्लिकेशन हो रहा है, अभी अब रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो। तो सबसे पहले अब इसमें क्या होगा तुम्हारा, ईच स्ट्रैंड ऑफ अ टेम्पलेट फॉर न्यू सिंथेसिस। देखो ये जो एक एक तुम्हारा स्ट्रैंड है ना, ये क्या एक टेम्पलेट, एक सैंपल होगा। अब इसी सैंपल से तुम्हारे न्यू का फॉर्मेशन करेगा, तुम्हारा इसी से क्या करेगा,
न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा। जैसे अब तो ये इसमें क्या कहेंगे तुम्हारा, पहले तुम्हारा डीएनए सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद अब दोनों ये दो अलग अलग हो गए, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये तुम्हारे एक टेम्पलेट हो गया, एक सैंपल लेगा, अब यही सैंपल तुम्हारा क्रिएट करेगा न्यू डीएनए का, ठीक है, यही कॉपी करेगा तुम्हारा। तो इसी में हम पहले यहाँ पे शो कर दीजिए, इसी में हम न्यू का फॉर्मेशन ये इस तरह जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह ना करके यही तुम्हारा उसका रोल करता है, ठीक है। ये तुम्हारा टेम्पलेट हो गया, टेम्पलेट मीन सैंपल होता है, ठीक है, इसी से क्रिएट करेगा तुम्हारा डीएनए। चल, तो अब इसी का अगले स्टेप में क्या कर दिया जाए, ये तुम्हारा 1 था, ये तुम्हारा एक पेरेंटल होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूली हो जाएगा। यही टेम्पलेट से फॉर्मेशन होगा, तो 1 जो होगा तुम्हारे पास, और ये उसी में न्यूली का फॉर्मेशन, देखो ये न्यू क्या हो रहा है, डीएनए उसी में जुड़ रहा है। ये न्यू डीएनए क्या, इसको नंबर 3 कर दो, ये हो जाएगा नंबर 3rd। अभी एक स्टैंड से फॉर्मेशन, अभी दूसरा स्टैंड, अभी दूसरा सैंपल बाकी है, तो इसी से अब कॉपी होगा ना, तो समथिंग हो जाएगा, दूसरा स्टैंड इस तरह का। ये तुम्हारा क्या था, ये 2 वाला स्ट्रैंड था, और ये जो न्यूली होगा, ठीक है। तो इसमें वही कह रहा है तुम्हारे, देखो एक डीएनए स्ट्रैंड था, पहले सबसे पहले वो अपने पेरेंट से क्या होगा, पहले जो डीएनए होगा वो क्या होगा, सेपरेट होगा, सेपरेट होने के बाद फिर तुरंत क्या होगा, जो दोनों सेपरेट होगा वही एक टेम्पलेट का फॉर्मेशन, टेम्पलेट का रोल करेगा, टेम्पलेट मतलब सैंपल होगा, इसी सैंपल से तुम्हारे न्यू डीएनए का सिंथेसिस करेगा, फॉर्मेशन करेगा। यही जो टेम्पलेट है देखो, इसी से फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो। तो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक पेरेंटल होगा, दूसरा न्यूली होगा, एक पेरेंटल दूसरा न्यूली, पेरेंटल और न्यूली दिखाई दे रहा है नहीं। तो इस तरह से तुम्हारा रेप्लिकेशन होता है, किसमें, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में सबसे पहले क्या, डीएनए टेम्पलेट क्या होता है, पहले सेपरेट होगा, सेपरेट होने के बाद फिर वही तुम्हारा एक 2 पार्ट में सेपरेट होगा, तो क्या करेगा, टेम्पलेट का रोल करेगा। टेम्पलेट क्यों करेगा, तुम्हारे इसी से तुम्हारे न्यू डीएनए का सिंथेसाइज होगा, फॉर्मेशन होगा। अब देखो जैसे 1 का 3, ये तुम्हारा ये 1 को क्या करो, ये पेरेंटल हो गया, और ये तुम्हारा न्यूली हो गया। 2 वाला का ये पेरेंटल और ये न्यूली। तो इस तरह से तुम्हारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। इसको सिर्फ अभी सजेस्ट किए थे, सजेस्ट करने वाले साइंटिस्ट कौन थे तुम्हारे, इसको जो सजेस्ट करने वाले साइंटिस्ट तुम्हारे 2 साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक। उन्होंने कहा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन जो कॉपी होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, मगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके दिखाए नहीं थे। फिर इसके बाद और भी बहुत साइंटिस्ट आएंगे, तो उन्होंने क्या अदर हाइपोथेसिस में और भी बहुत से लोग परिकल्पना किए थे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है। अदर में क्या हो जाएगा, एक कहेंगे लोग सेमी ना होकर क्या होता है, कंप्लीटली होता है, कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव ना होकर क्या होता है, कंप्लीट रूप से होता है। और दूसरा क्या कहेंगे लोग, डिस्पर्सिव, उसी में तुम्हारा अलग अलग, अभी सब देखेंगे पहले रेप्लिकेशन। अदर हाइपोथेसिस में सुन लो, फिर उसके बाद बता रहे। अदर हाइपोथेसिस में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कहेंगे लोग कि क्या होगा, कंजर्वेटिव, मतलब सेमी ना होकर क्या होगा, एक कंप्लीट डीएनए रहेगा, यही उसका कंप्लीट, उसका किसका, टेम्पलेट का फॉर्मेशन करेगा। पीस ऑफ डीएनए जो रहेगा तुम्हारा वो क्या होगा, कंप्लीट का फॉर्मेशन। इसी से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन, एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन। उसमें कोई सेमी कंजर्वेटिव नहीं कि 50% तुम्हारा पेरेंटल होगा, 50% न्यूली। देखो 50% पेरेंटल, 50% न्यूली है ना, तो ये तुम्हारा किसमें, सेमी कंजर्वेटिव कहलाएगा। अब कंजर्वेटिव में क्या कहेंगे, नहीं इसमें 50% नहीं, एक डीएनए से न्यू का डीएनए का फॉर्मेशन होगा, वो तुम्हारा कंजर्वेटिव होगा, लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा डिस्पर्सिव, डिस्पर्स रहेगा, उसी में फैला रहेगा। बीच बीच में क्या होगा, एक पेरेंटल न्यूली, पेरेंटल न्यूली, ये तुम्हारा स्ट्रैंड है ना, ये वाला पेरेंटल हो जाएगा। न्यूली वो क्या कहेंगे, पीस ऑफ डीएनए होता है तुम्हारा, उसी में क्या होगा, जो डीएनए टेम्पलेट रहेगा उसी में एक पेरेंटल न्यूली, पेरेंटल न्यूली, इस तरह से वो तुम्हारा डिस्पर्सिव कहलाएगा। तो इससे भी अभी कंफर्म नहीं होता कि वाकई जो तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव कि कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1958 में आएंगे तुम्हारे 2 साइंटिस्ट, फिर तुम्हारे आएंगे 2 साइंटिस्ट, मेसल्सन एंड स्टॉल। मेसल्सन और स्टॉल नाम के 2 साइंटिस्ट वो आएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि तुम्हारा जो डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। कौन आएंगे साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट आएंगे तुम्हारे, मेसल्सन एंड स्टॉल नाम के साइंटिस्ट आएंगे। वो तुम्हारे एस्चेरिशिया कोलाई पर उनका पूरा एक्सपेरिमेंट देखना, कैसे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एस्चेरिशिया कोलाई पर 1958 में उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि वाकई जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। तो आज हम लोग उसी की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले ये समझिए रेप्लिकेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग
प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और आर क्रिएटिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ समथिंग, इसका क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। तो अब डीएनए कैसे रेप्लिकेट करेगा? हाउ इज डीएनए रेप्लिकेट? तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में कैसा होता तुम्हारा? इसको सबसे पहले सजेस्ट करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? सजेस्टेड बाय तुम्हारे वाटसन एंड क्रिक थे तुम्हारे। उन्होंने क्या कहा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होगा। सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक तुम्हारे पेरेंटल होगा, दूसरा क्या होगा? न्यूली होगा। एक पेरेंटल दूसरा न्यूली, एक पेरेंटल दूसरा न्यूली। इस तरह से डीएनए में रेप्लिकेशन, न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इसी को प्रूव भी करके दिखाएंगे तुम्हारा मेसेल्सन एंड स्टाल कैसे होता है। ठीक है, तो पहले फिगर ड्रा कर लो, फिर इसका नोट कर लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट कर लें, इसको हो गया फिगर। अब इसके बाद डिस्क्राइब किया जाएगा, इसी के नीचे डिस्क्राइब करके पॉइंट करके लिखा जाएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन हो गया। अब रेप्लिकेशन में कैसे होता है तुम्हारा सेमी कंजर्वेटिव? चल पहले अब इसको नोट कर लिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा उसका डिस्क्राइब, जो इसके पहले फिगर हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को सिर्फ सजेस्ट किए थे, तो उसको एक्सपेरिमेंट करके पूरा प्रूफ करके नहीं दिखाते थे। कौन? वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन वही क्या तुम्हारा इसी फिगर के नीचे नोट कर, वाटसन एंड क्रिक सजेस्टेड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए की कॉपी होती है वो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब तुम्हारा एक पेरेंटल होगा, दूसरा न्यूली, वन पेरेंटल दूसरा न्यूली होगा। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव हाफ होगा। ठीक है, अगर वही सेमी कंजर्वेटिव था तो कंप्लीटली या तो एक पेरेंट होता है, एक न्यूली, एक पेरेंटल होता है तुम्हारा, दूसरा क्या होता है? जनरेटिव होता है या न्यूली होता है। ठीक है, मगर उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि नहीं, जो डीएनए रेप्लिकेशन और कंजर्वेटिव होकर क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव। इसको प्रूफ कैसे करेंगे तुम्हारे वार्ड में सेल्सन एंड निस्टाल, उसको देखा जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा इसके अब कैसे होता है तुम्हारा सेमी कंजर्वेटिव? टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट। डीएनए का टू स्ट्रैंड होगा। सबसे पहले क्या था? फिगर बनाया गया था, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पहले क्या होगा? सेपरेट होगा। सेपरेट होगा तो तुम्हारे दो पार्ट्स में हो जाएंगे। तो ईच पार्ट क्या करेगा? तुम्हारा एक सैंपल का रोल करेगा तुम्हारा। किस लिए? क्योंकि न्यू सिंथेसिस ऑफ डीएनए का। देखो, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेट, तो ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन सैंपल होता है। ठीक है, टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड का। ठीक है, वो किसे? टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर न्यू स्ट्रैंड के लिए। फिर वही क्या करेगा तुम्हारा? ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली स्ट्रैंड। तुम्हारे दो स्ट्रैंड था ना, ये तुम्हारे एक था, तो तुम्हारे एक दो, ये तुम्हारा फिर इसके जो अगला बना था तुम्हारा एक पेरेंटल, एक तुम्हारा पेरेंटल था, दूसरा न्यूली था। फिर ये तुम्हारा एक पेरेंटल था, एक न्यूली था, दूसरा तुम्हारा पेरेंटल था कि नहीं था तुम्हारा? तो वही कह रहा तुम्हारा कि ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज वन, एक पेरेंटल होता दूसरा न्यूली, पेरेंटल न्यूली। यही क्या कहलाता तुम्हारा? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें तुम्हारा अब ये इसको सजेस्ट करने वाले साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक, मगर उन्होंने सिर्फ प्रूफ करके नहीं दिखाया था कि कैसे होता है, सिर्फ सजेस्ट कर बता देते कि हाँ उसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा कैसा होगा? तुम्हारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग अदर हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अदर हाइपोथेसिस में देखेंगे तुम्हारा कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव कैसे करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो अदर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अब अदर हाइपोथेसिस कैसे तुम्हारा बताएगा? रिगार्डिंग में से होता है बताना, ठीक है, बतलाना। ठीक है, तो अदर हाइपोथेसिस डीएनए रेप्लिकेशन में क्या बताएंगे? दो तरह का, एक कुछ लोग क्या अदर हाइपोथेसिस, दूसरी परिकल्पना क्या होगी? एक तुम्हारा क्या कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा हो जाए डिस्पर्सिव। तो डिस्पर्सिव से पहले हम लोग स्टडी करें किसकी? कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में उन्होंने क्या हाइपोथेसिस, क्या परिकल्पना की थी कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है कंप्लीट होता है, जो तुम्हारे इस टेम्पलेट का फॉर्मेशन करे। देखो, कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर न्यू सिंथेसिस। जो टेम्पलेट था तुम्हारा जैसे सेमी कंजर्वेटिव, उन्होंने क्या कहा था कि नहीं एक स्ट्रैंड तुम्हारा क्या होगा? पेरेंटल, दूसरा न्यूली होगा। तो इस तरह नहीं, उसका जो होगा तुम्हारा एक कंप्लीट डीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, जो तुम्हारा किसका? न्यू फॉर्मेशन करेगा। उसमें सिंगल स्टैंड ना, सिर्फ देखो नॉट जस्ट वन स्टैंड, एक स्टैंड होगा जो टेम्पलेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्या करेगा? दोनों टेम्पलेट होगा जो किसका फॉर्मेशन करेगा? न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन करेगा। देखो कैसे, अब इसके स्ट्रक्चर डीएनए
ये किसका स्ट्रक्चर है, एक डीएनए, ठीक है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये तुम्हारा एक, इसमें क्या है, इसका एक स्ट्रैंड होगा जो तुम्हारे किसका, उस टेम्पलेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, टेम्पलेट का एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये एक हो जाए जो टेम्पलेट का एक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, दोनों होगा जो टेम्पलेट का एक्ट करेगा, एक्ट करेगा, जो क्या होगा, जो फॉर्मेशन होगा, इसी से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन। ये नहीं कि पहले वो पेरेंट क्या होगा, सेपरेट होगा, सेपरेट नहीं होगा, यही होगा जो टेम्पलेट का फॉर्मेशन करेगा, टेम्पलेट से न्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो कैसे हम न्यू का फॉर्मेशन करेगा, ये एक डीएनए का रेप्लिकेट कर दिया, रेप्लिकेशन ऑफ ये डीएनए हो गया एंड रेप्लिकेट, और इसी के नीचे एक और बना दो, ये दूसरे डीएनए का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, जो तुम्हारे का ये इस तरह के जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, इस तरह के रेप्लिकेशन को क्या कहेंगे हम लोग, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब इसमें का जो कंप्लीट जो डीएनए का मॉलिक्यूल होगा वो कंप्लीट टेम्पलेट का एक्ट करेगा, ठीक है। यही जो डीएनए है तुम्हारा किसका, एक कंप्लीट तुम्हारा टेम्पलेट है। ये नहीं कि एक स्टैंड है जो तुम्हारे ये दोनों सेपरेट होगा, सेपरेट ना होकर, अगर सेपरेट होता तो वो तुम्हारा सेमी कंजर्वेटिव हाफ हो जाता ना, ये तुम्हारे कंप्लीट कंजर्वेटिव में क्या हो जाएगा, कंप्लीट रूप से जो होगा, यही सेमी रहता तो हाफ हो जाता। तो एक डीएनए से तुम्हारे किसके दो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा क्या, एक पेरेंटल हो गया, दूसरा न्यूली, एक पेरेंटल दूसरा न्यूली, एक को क्या कहते हैं, ये पेरेंटल हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, न्यूली का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट तुम्हारा टेम्पलेट का एक्ट कर रहा है, न कि एक स्ट्रैंड, नॉट जस्ट वन स्ट्रैंड। इन ब्रैकेट में लिख दिया देखो, कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर न्यू सिंथेसिस। न्यू सिंथेसिस के लिए तुम्हारे एक कंप्लीट टेम्पलेट का फॉर्मेशन करे, नॉट जस्ट वन स्ट्रैंड, न कि एक स्ट्रैंड होगा, ठीक है। इस तरह के जो रेप्लिकेशन होगा उसको क्या हाइपोथेसिस क्या कहता, कि कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, पहले इसको नोट कर लो। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है तुम्हारा डिस्पर्सिव। अदर हाइपोथेसिस में तुम्हारा एक कंजर्वेटिव, दूसरा क्या है डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव, डिस्पर्स मींस क्या होता है, फैला हुआ था, ठीक है। डिस्पर्सिव मतलब कि अब इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन हो क्या होगा, बीच बीच में रहेगा तुम्हारा, बीच में पेरेंटल भी रहेगा, पेरेंटल न्यूली, पेरेंटल न्यूली। तो उसी में क्या, अब इसमें जो होगा पीस के फॉर्म में होगा, शार्ट पीसेस के फॉर्म में होगा, पहले पेरेंटल न्यूली, पेरेंटल न्यूली, इसी तरह होता रहेगा। देखो न्यू डीएनए सिंथेसाइज्ड इन शार्ट पीसेस, जो न्यू डीएनए रहेगा किसमें, छोटे छोटे पीस के फॉर्म में रहेगा, उसी डीएनए रेप्लिकेशन में होगा, ठीक है, डीएनए का जो होगा। तो इसमें जो एक पार्ट तुम्हारे ओल्ड स्ट्रैंड होगा जो किससे अटैच करा दिया जाएगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इसमें देखो कैसे होता है तुम्हारा, ये एक तुम्हारा डीएनए रहेगा, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, अब इसी से रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, ये पेरेंटल होगा। तो अब इसमें रेप्लिकेशन देखो कैसे होगा, इसमें रेप्लिकेशन कैसे होगा तुम्हारा, छोटे छोटे पार्ट के में होगा। एक तुम्हारा ओल्ड स्ट्रैंड होगा जो किससे अटैच करा दिया जाएगा, एंड ऑफ न्यूली स्ट्रैंड से। देखो पहले डीएनए बना लो, उसी में देखो कहाँ पे न्यूली है और कहाँ पे पेरेंटल है। देखो अब यहाँ से हम लोग कुछ कर दें, एक न्यूली जो होगा उसको थोड़ा सा डार्क कर देना, ठीक है। ये जो होगा एक स्ट्रैंड तुम्हारा क्या होगा, ये पेरेंटल, ये पेरेंटल न्यूली, पेरेंटल न्यूली। पी फॉर क्या हो जाएगा, पेरेंटल, इन फॉर न्यूली, पी फॉर पेरेंटल न्यूली। इसी के बाद क्या होगा तुम्हारा, देखो अब जो न्यूली है उसको थोड़ा डार्क कर देना ताकि लगे कि हाँ ये जो है, इसमें क्या बोला गया था, देखो शार्ट पीसेस के, देखो शार्ट पीस है कि नहीं, इसी में पेरेंटल भी है, न्यूली भी है, पेरेंटल। इसको क्या डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन, इस तरह का रेप्लिकेशन को क्या कहा गया था, डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन। सिर्फ परिकल्पना की गई थी, इसे होता नहीं, होता कैसा तुम्हारा सेमी कंजर्वेटिव होगा। तो इसमें देखो एक इसी पीस ऑफ डीएनए क्या तुम्हारा पेरेंटल है, पीस ऑफ डीएनए न्यूली जो जनरेशन, फिर पेरेंटल, फिर न्यूली, फिर पेरेंटल, फिर न्यूली होगा तुम्हारा। एक इंड तुम्हारा पेरेंटल होगा तो दूसरा इंड क्या होगा तुम्हारा, देखो a part of old strand is attached to the किससे, end of is attached to the end of old, end of a part of newly synthesized
इंड, जैसे ही तुम्हारा न्यूली सिंथेसाइज इंड से किसको तुम्हारा कर देना पेरेंटल न्यूली, ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू। इसी में एक और करो, कॉपी हो रहा है ना, तो कॉपी होगा तो समथिंग होगा, एक तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसके बेस पेयर कर लो। ये ठीक है, अब इसमें क्या कर दोगे तुम्हारा, अब इसको न्यू कर दो, ये क्या हो गया, ये न्यू हो गया, एक इंड न्यूली तो दूसरा इंड क्या होगा पेरेंटल, एक इंड न्यूली तो दूसरा पेरेंटल, न्यूली पेरेंटल, इसी तरह क्या होता चलता चलता रहता। ठीक है, तो इस तरह के जो रेप्लिकेशन होगा इसे कैसा कहा गया था, डिस्पर्सिव डीएनए। देखो डिस्पर्स है कि नहीं, फैला हुआ है कि नहीं, इसी में तुम्हारा जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है इसी में पीस ऑफ पीस के फॉर्म में, यहाँ पे न्यूली पेरेंटल, इसी इस तरह का जो होगा क्या कहा जाएगा, जो डीएनए सिंथेसाइज्ड होगा ये होगा तुम्हारा डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन। अगर कंप्लीट रूप से होगा तो उसे क्या कहेगा, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो उसे सेमी कंजर्वेटिव कहा जाएगा, हाफ ऑफ रहेगा तुम्हारा। और पीस के फॉर्म में रहेगा, छोटे छोटे पीस के फॉर्म में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसी को प्रूफ करके देखा कि कौन होता है जो तुम्हारे डीएनए रेप्लिकेशन, जो एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन कौन होता है, कंजर्वेटिव होता है कि सेमी कंजर्वेटिव होता है या डिस्पर्सिव। तो इसके लिए तुम्हारे अब दो साइंटिस्ट आएंगे, प्रूफ करेंगे तुम्हारे मेसेल्सन एंड स्टाल। पहले इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद उसको बता रहे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट होगा जो वही तुम्हारे अब होगा मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन स्टाल में तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव किसको, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये तुम्हारे जो वाटसन एंड क्रिक थे सिर्फ सजेस्ट किए थे, मगर उसको क्या किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके नहीं दिखाया था। तो उसी को प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट आएंगे तुम्हारे, एक होंगे तुम्हारे फ्रैंकलिन स्टाल और दूसरा होंगे मैथ्यू मेसेल्सन, जिसको मेसेल्सन स्टाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट क्या जाता है, उनका पूरा नाम क्या, मेसेल्सन का पूरा नाम क्या तुम्हारा फ्रैंकलिन, स्टाल होगा तुम्हारा मैथ्यू मेसेल्सन। तो अगली हेडिंग हो जाएगी तुम्हारी मैथ्यू मेसेल्सन, ये साइंटिस्ट थे। एंड फ्रैंकलिन स्टाल टी स्टाल नहीं, कौन स्टाल होगा, STAHL, एंड फ्रैंकलिन स्टाल एक्सपेरिमेंट, तो वही तुम्हारा मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रूफ किया था किसको, कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, और ये किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे तुम्हारे, एक्सपेरिमेंटेड विथ ई कोलाई इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया पे किए थे इन 1958 में। 1958 में किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, इस्चेरिशिया कोलाई पे। अब इस्चेरिशिया कोलाई को कैसे क्या किए थे उन्होंने, देखो सुन लो यहाँ पे, फिर उसके बाद लिखा जाएगा। अब ये तुम्हारे ई कोलाई इस्चेरिशिया कोलाई को दो मीडियम में ग्रो कराएंगे। ठीक है, कितने मीडियम में, दो मीडियम होगा तुम्हारा, एक होगा तुम्हारा N15 होगा, दूसरा होगा N14। N15 मतलब नाइट्रोजन तुम्हारा NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl। तो एक होगा तुम्हारा N15 नाइट्रोजिनस, तुम्हारा रेडियो एक्टिव नाइट्रोजिनस तुम्हारा N15 होगा, और दूसरा जो होगा मीडियम कैसा होगा, NH4Cl का N14। ये जो होगा N15 ये क्या होगा, हैवी होगा, ये कैसा होगा, हैवी होगा, और ये कैसा होगा, ये लाइट होगा, ये हल्का होगा। कौन तुम्हारा, दो मीडियम में ग्रो कराएंगे इस्चेरिशिया कोलाई को, एक तुम्हारा N15 के और दूसरा N14। इसमें हैवी कौन होगा, हैवी तुम्हारा ये N15 ये हैवी होगा, और ये तुम्हारा N14 क्या होगा, ये लाइट होगा। अब इन दो मीडियम में उन्होंने ग्रो करा के एक्सपेरिमेंट कैसे देखेंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले उन्होंने क्या करेंगे, N15 को सेवरल जनरेशन तक ग्रो कराएंगे, N15 को कई जनरेशन तक ग्रो कराएंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। फिर N14 को, इसका रिजल्ट क्या निकले, N15 को ग्रो सेवरल जनरेशन। तो फिर इसके बाद देखा गया N15 जो होगा तुम्हारा N14 में ट्रांसफर होता है। ठीक है, N15 और N14 ट्रांसफर होकर दोनों क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे। कैसा, एक इंटरमीडिएट तुम्हारे माध्यमिक का फॉर्मेशन, जिसे हाइब्रिड कहा जाएगा, हाइब्रिड कहो या इंटरमीडिएट। हेट्रोजाइगस जो तुम देखो वही मेंडेलियन कैरेक्टर वाला होगा, जो तुम्हारा
होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस था ना, तो इसमें भी वही निकलेगा तुम्हारा, उसको लास्ट में बताएंगे कैसे, मगर यहाँ पे सुन लो। तो ये क्या, एक इंटरमीडिएट एक हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या था, होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस जो कहलाता तुम्हारा, तो एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा तुम्हारा, ठीक है। वो जनरेशन फर्स्ट में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, फिर जनरेशन 2 में क्या होगा तुम्हारा, वो तुम्हारे इक्वल अमाउंट्स का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट बनेगा और तुम्हारा उसी के साथ साथ N14। उसी को कैसे एक एक पॉइंट करके एक एक हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया था, ये एक्सपेरिमेंट करके क्या इसमें सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को पूरा एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करेंगे। किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, यह याद रखे ना, एस्चेरिचिया कोलाई इन 1951। कितने मीडियम में ग्रो कराए थे, 2 मीडियम था तुम्हारा, एक N15 होगा जो तुम्हारा हैवी होगा और दूसरा क्या होगा N14 जो लाइट होगा, ठीक है। तो अब एक एक करके नोट कर लिया जाए कैसे पहले, ठीक है, चलो नोट कर ले। ओके देखो अभी ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उन्होंने कितने मीडियम लेंगे, सबसे पहले 2 मीडियम रहेगा, एक तुम्हारा होगा N15 होगा, दूसरा N14। तो N15 को क्या कहेंगे, हैवियर रहेगा, और N14 जो होगा ये थोड़ा लाइटली होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो यहीं पे, इसी तरह बना लो डीएनए का स्ट्रक्चर, ये N15 का रहेगा, ठीक है। ये कौन कैसा होगा, रेडियो एक्टिव N15, ये कैसा होगा, हैवियर होगा, ये हैवियर है, तो थोड़ा इसको डार्क कर देना। दूसरा मीडियम में जो ग्रो कराया था वो कैसा था तुम्हारा, N14 था, तो वो तुम्हारा कैसा होगा, वो लाइटली होगा, ठीक है। इसको इसी तरह ड्रा कर दो, ये कैसा होगा, ये लाइटर होगा, हैवियर ना होके कैसा होगा, ये लाइटर होगा, ठीक है। तो मिचेल्सन एंड स्टाल उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कितने प्रकार किस पे कर रहे थे, एस्चेरिचिया कोलाई को 1958 में, ठीक है, 1958 में। तो उन्होंने अब एस्चेरिचिया कोलाई को कितने मीडियम में ग्रो कराएंगे, 2 मीडियम रहेगा तुम्हारा, एक N15 होगा, दूसरा N14 होगा। ये तुम्हारा एक जो N15 होगा वो हैवी होगा और N14 होगा वो लाइट होगा। तो इसमें तुमको अब देखना क्या अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद। अब ये तुम्हारे मिचेल्सन और स्टाल क्या करेंगे, N15 वाले जो हैवी है इसको सेवरल जनरेशन तक ग्रो कराएंगे, ठीक है, इसको सेवरल जनरेशन तक ग्रो करा के फिर उसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो भी बता। और N14 को क्या, N14 को भी नहीं, सिर्फ N15 ही को जो सेवरल जनरेशन से ग्रो कराएंगे तो क्या होगा तुम्हारा, फिर उसके बाद N15 जो होगा यही N14 से क्या करेगा, ट्रांसफर्ड होगा, किसमें, N15 वाला किसमें, N14 का। तो इसका रिजल्ट जब जनरेशन फर्स्ट में क्या है, 2 जनरेशन होगा, एक जनरेशन फर्स्ट और जनरेशन सेकेंड। तो जनरेशन फर्स्ट में उन्होंने क्या देखेंगे, सभी के सभी एक इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट मतलब एक स्टैंड तुम्हारा N15 हो जाएगा, दूसरा स्टैंड N14, तभी ना इंटरमीडिएट हाइब्रिड होगा तुम्हारा। जब क्रॉस करा जाए कैपिटल टी से, तो उसका सभी जनरेशन F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो उसी तरह वही पैटर्न है तुम्हारा मेंडेलियन वाला। तो एक N15 स्टैंड होगा, दूसरा क्या होगा N14 जनरेशन। ये जनरेशन फर्स्ट में 20 मिनट के बाद ठीक है। अब आफ्टर 40 मिनट फिर उसी को 40 मिनट के बाद जनरेशन 2 में क्या 2 इक्वल अमाउंट्स में निकालेंगे, 2 इक्वल अमाउंट्स में निकालेंगे। जैसे 2 इक्वल अमाउंट्स में क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसी में तुम्हारा 2 लाइटर भी N14 भी होगा और उसी में इंटरमीडिएट उसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तब आएगा। ठीक है, समझ में पहले इसको यहाँ तक पहले नोट कर लो, फिर इसके बाद अब अगला स्टेप लिखेंगे क्या किए थे, इतना नोट करो। चलो ओके स्टूडेंट्स, अब उन्होंने क्या मिचेल्सन स्टाइल क्या ग्रो कराएंगे एस्चेरिचिया को कितने मीडियम में, 2 मीडियम में। एक तुम्हारा कौन था N15 जो हैवी था और दूसरा मीडियम N14 जो क्या था लाइट था। तो उसको सिवरल जनरेशन तक अब ग्रो कराने पे क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो उसका निष्कर्ष यही होगा कि जब तुम्हारे N15 और N14 में ट्रांसफर कराएंगे तो सभी के सभी का इंटरमीडिएट एक हाइब्रिड प्राप्त होगा। ठीक है, देखो कैसे, सबसे पहले इसमें क्या होगा, E. coli was grown in a medium with in N15 for several जनरेशन। अब N15 को कितने बहुत से वेरियस जनरेशन तक क्या करा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं। फिर देखो E. coli with only N15 in their DNA were transferred to a medium with N14। जो N15 के डीएनए तो वही ट्रांसफर करता किसमें, N14। तो एक स्ट्रैंड तुम्हारा N15 होगा, दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा N14। अभी रिजल्ट निकलेगा तो उसमें स्ट्रक्चर इसमें डायग्राम बनाया जाएगा। तो इसमें याद रखा E. coli क्या कर तुम्हारा N15 इन देयर डीएनए वर ट्रांसफर किसमें कर रहा तुम्हें, मीडियम N14। जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो तुम्हारा एक हाइब्रिड एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा।
वो कर रहा है, ठीक है। फिर ई कोलाई अब क्या करेगा, अपने सेल डिवीजन को अलाउड परमिट करेगा कि सेल डिवीजन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो सभी के इसका सैंपल को क्या करेगा, टेक करेगा। जो तुम्हारे एक स्ट्रैंड था ना, एक पेरेंटल दूसरा न्यूली, अब उसी पेरेंटल से क्या होगा, न्यूली आके क्या करेगा, टेक करेगा। तुम्हारा आपस में क्या कर, देखो सैंपल वाज टेकन एंड डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड पीरियडिकली एज सेल डिवीजन कंटिन्यू। अब सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा, तुम्हारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहेगा तुम्हारा, ठीक है। एक पेरेंटल न्यूली सेमी कंजर्वेटिव में सबसे पहले जो वाटसन एंड क्रिक जो सजेस्ट किए थे, फिगर बनाया गया था ना, उसी तरह से इसी में भी फिगर बनेगा। तो अब इसके देखो, इसको ग्रो कराने के बाद तो सबसे पहले इसका दो रिजल्ट निकलेगा, एक रिजल्ट 1 रिजल्ट 2, तो जनरेशन फर्स्ट और जनरेशन सेकेंड के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। जनरेशन फर्स्ट में क्या होगा, एक इंटरमीडिएट होगा, और जनरेशन 2 में क्या होगा, इक्वल अमाउंट्स में प्राप्त होगा। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो इसका रिजल्ट उन्होंने क्या निकाला था। रिजल्ट 2 जनरेशन में, एक जनरेशन फर्स्ट का रिजल्ट कैसा और जनरेशन 2 का रिजल्ट कैसा, फिर दोनों का कंक्लूजन एक साथ कर दिया जाएगा। जनरेशन फर्स्ट में उन्होंने क्या देखा था, डीएनए वाज फाउंड टू इंटरमीडिएट डेंसिटी था तुम्हारा, एक रेप्लिकेशन के बाद क्या, एक इंटरमीडिएट डेंसिटी। देखो कैसे इंटरमीडिएट डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी कैसे तुम्हारा, एक ये हो गया, ये बेस पेयर, ये बेस पेयर। अब देखो इंटरमीडिएट डेंसिटी में एक जो होगा तुम्हारा N15 कर लो, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रैंड क्या होगा N15, दूसरा N14, इसको N14 और इसको N15 कर दो, ठीक है। जो अब इसमें जो तुम्हारे का जनरेशन फर्स्ट में जब ट्रांसफर करा रहे थे तुम्हारे, देखो N15 को जो तुम्हारा सेवरल जनरेशन तक करा है, तो सभी के सभी कैसा, तो वही जनरेशन फर्स्ट का रिजल्ट क्या निकल रहा है, एक इंटरमीडिएट या हाइब्रिड निकल रहा है, ठीक है। एक इंटरमीडिएट मतलब क्या, एक स्ट्रैंड जो होगा तुम्हारा N15 होगा, दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा N14, यही ना इंटरमीडिएट हो गया। माध्यमिक क्या हो N15 N14 एंड N15। तो N15 वाले को हैवी था तो उसको थोड़ा हैवी कर देना, जो N15 का स्ट्रैंड है उसको थोड़ा क्या कर देना, तुम लोग अदर पेन भी यूज कर सकते हैं, एक को रेड कर देना, दूसरे को ब्लू या ब्लैक कोई भी कर देना। और इसमें अब ये वाला तुम्हारा N15 है, ताकि दिखाई दे, हाँ दो यहाँ पे तो मार्कर एक ही है, तभी ना, नहीं तो सेम कैसे होगा। चलो तो ये अब क्या, पहला जनरेशन में क्या हाइब्रिड क्या तुम्हारा, तो इंटरमीडिएट डेंसिटी का निकला, ठीक है, कैसा, एक रेप्लिकेशन। अब जनरेशन 2 में उन्होंने क्या कंक्लूजन निकालना, देखो इक्वल अमाउंट्स ऑफ डीएनए रहेगा, इक्वल अमाउंट्स रहेगा, मगर उसकी जो डेंसिटी होगा कैसा होगा, 2 डिफरेंट डेंसिटीज होगी, सेम डिफरेंट डेंसिटीज नहीं होगा, क्या होगा, 2 अलग अलग डेंसिटीज होगा। देखो कैसे होगा, 2 अलग अलग डेंसिटीज में देखो N14 अलग हो जाएगा तुम्हारा, N14 अब बीच में जो होगा तुम्हारा दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इंटरमीडिएट होगा, N14 रहेगा। देखो अब स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करे, जनरेशन 2 का क्या निकालना है, वो ये तुम्हारा थोड़ा बड़ा बना दिया, जो छोटे हो जाएगा काफी, इसमें छोटा बड़ा से नहीं मगर ठीक है। एक और बनाना, 2 इक्वल अमाउंट्स होना चाहिए, टू इक्वल अमाउंट्स ऑफ डीएनए। देखो ये होगा जो तुम्हारा लाइटली कौन था तुम्हारा N14 होगा, ये भी होगा जो कैसा होगा N14, दो अलग अलग देखो N14 N15 होगा, क्या होगा N14 में देखो ये तुम्हारा एक अमाउंट ये हो गया तुम्हारा अलग अलग है, तो दूर दूर इसीलिए इसको क्या दो अलग हो, 2 इक्वल अमाउंट, और ये जो दोनों होंगे ये तुम्हारे दोनों क्या होंगे सेम होगा इसमें। अब सेम इसका एक ये दो एक इंटरमीडिएट हो गया, ये दोनों जो होगा इंटरमीडिएट शो करेगा, और ये दोनों होगा जो तुम्हारा क्या करेगा इंटरमीडिएट ना कंप्लीटली शो करेगा जो N14। अब इंटरमीडिएट में एक को क्या एक स्ट्रैंड कैसा होगा तुम्हारा N15 होगा, एक स्ट्रैंड कैसा होगा N15, तो दूसरा स्ट्रैंड कैसा हो जाएगा
N14, दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा N14, ये एक स्ट्रैंड N14 होगा तो दूसरा स्ट्रैंड क्या हो जाएगा N15 होगा नहीं, यही ना इंटरमीडिएट हो तुम्हारा। देखो इक्वल अमाउंट्स ऑफ डीएनए विथ टू डिफरेंट डेंसिटी, उसकी डेंसिटीज क्या होगा डिफरेंट, ये डेंसिटीज एक है तुम्हारा और ये डेंसिटीज तुम्हारी एक, दो अलग अलग डेंसिटीज हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा। तो अब N15 वाले स्ट्रैंड को क्या कर दो, थोड़ा डार्क कर देना, हैवी है। सेमी कंजर्वेटिव में जब हम लोग पहले फर्स्ट बनाया गया था तो एक तुम्हारा पेरेंटल न्यूली था ना, पेरेंटल न्यूली, तो सेम वही तुम्हारे प्रोसेस है तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम्हारा N15 और N14 के फॉर्म में लिया गया है, ठीक है। इतना अब ड्रा कर, अब दोनों का कंक्लूजन एक साथ निकलेगा, ठीक है। क्या वो कंक्लूजन निकालेंगे, फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट, सेकेंड जनरेशन 40 मिनट्स, पहले नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब इनका कंक्लूजन निकाला जाए एक साथ दोनों जनरेशन का, जिससे जनरेशन फर्स्ट और जनरेशन सेकेंड में किसके कंक्लूजन ऑफ मेसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट, मेसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट में किसको N15 को सेवरल जनरेशन तक ग्रो कराए थे, किसको N15 जो वाला जो था तुम्हारा उसी को क्या कराए थे, सेवरल जनरेशन तक ग्रो कराए थे। ये N15 वाला था, ठीक है, कैसा N15 का था, ठीक है। N15 को कहां तक कराते, सेवरल जनरेशन तक ग्रो कराया था। तो उसका देखो 20 मिनट्स के बाद क्या रिजल्ट आ रहा था, आफ्टर कितने मिनट्स 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में एक इंटरमीडिएट प्राप्त होगा। कैसा होगा, एक इंटरमीडिएट, एक स्ट्रैंड होगा N15, दूसरा N14। लिखा गया था इकोलाई में N15 जो तुम्हारा ट्रांसफर करा रहे तो किस में ट्रांसफर हो रहा था N14 में। तो इसका अगला इस रिजल्ट देखो क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा N15 हो जाएगा, दूसरा N14 होगा, इंटरमीडिएट हो रहा है ना। ये तुम्हारा एक N14 हो जाएगा तो दूसरा N15। ये कितने मिनट बाद रिजल्ट आ रहा है, 20 मिनट्स के बाद रिजल्ट इस तरह का आ रहा है, ठीक है। कैसा, एक इंटरमीडिएट बन रहा है, एक इंटरमीडिएट प्राप्त है। फिर इसी के ये जनरेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये जनरेशन फर्स्ट 20 मिनट्स में। फिर अब इसी के आफ्टर 40 मिनट्स, कितने 40 मिनट्स का जनरेशन 2 क्या आएगा। अब इसमें होगा तुम्हारा 2 इक्वल अमाउंट्स होगा, मगर तुम्हारे 2 डिफरेंट डेंसिटीज, कितने होंगे 2 डिफरेंट डेंसिटीज होगा तुम्हारा N14 और बीच में इंटरमीडिएट का होगा। तो 2 डिफरेंट डेंसिटीज में क्या, पहले N14 को ड्रा कर लो, ये हो जाएगा N14। अब इंटरमीडिएट बना लो, यहीं पे इंटरमीडिएट में एक स्ट्रैंड क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक स्ट्रैंड होगा तुम्हारा N15 तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रैंड होगा N15 तो दूसरा स्ट्रैंड क्या हो जाएगा N14। एक और बनाओ, एक हो जाएगा तुम्हारा N14 तो दूसरा स्ट्रैंड कैसा हो जाएगा N15। यही ना सेमी कंजर्वेटिव था तुम्हारा। फिर अब तुम्हारे एक और बना लो, 2 इक्वल अमाउंट्स में था ना, ये भी तुम्हारा N14 का हो गया। इसका कंक्लूजन ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, जनरेशन सेकेंड। ये क्या कैसा होगा, जनरेशन सेकेंड। तो जनरेशन फर्स्ट में क्या देखा गया था तुम्हारा, जनरेशन फर्स्ट में क्या प्राप्त हो रहा था, डीएनए वाज फाउंड कैसा था, इंटरमीडिएट। और जनरेशन 2 में जब लिखा गया था तो इसमें क्या था, 2 इक्वल अमाउंट्स ऑफ, मगर उसके डेंसिटीज कितने होंगे, 2 डिफरेंट होगा। एक डेंसिटीज ये अलग अलग और दूसरी डेंसिटीज कैसे डिफरेंट, एक इंटरमीडिएट हो गया दूसरा, और 2 अलग अलग क्या हो गया, N14 लाइटर हो गया। देखो N14 है और ये बीच में क्या है, इंटरमीडिएट। अब इसका कंक्लूजन इस सब का एक साथ हम लिखा जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या कंक्लूड किया था, पहले इतना ड्रा कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका कंक्लूजन, अब इसका रिजल्ट क्या, इसका कंक्लूजन क्या निकालना है, देखो जनरेशन फर्स्ट में क्या निकल रहा है तुम्हारा, एक इंटरमीडिएट, प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट या तुम्हारा हाइब्रिड। ये इसमें क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा कंजर्वेटिव नहीं होगा, इसमें क्या होगा, नॉट कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस। जनरेशन फर्स्ट में देखो
जनरेशन फर्स्ट में क्या एक इंटरमीडिएट निकल रहा है कि नहीं, N15 और N14 का है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो जनरेशन फर्स्ट है तुम्हारा ये नॉट कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में क्या था, कंप्लीट होना चाहिए। कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस में क्या लिखा गया था, कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस में था कि कंप्लीट डीएनए तुम्हारा मॉलिक्यूल होगा जो क्या होगा, स्ट्रैंड टेम्पलेट का फॉर्मेशन करेगा। जो कंप्लीट डीएनए, मगर यहाँ पे तो कंप्लीट ना हो क्या है, इनकम्प्लीट है, मतलब इंटरमीडिएट है, दोनों का क्या है, हाइब्रिड है। ये भी तुम्हारा ये नॉट कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस। अब दूसरी जनरेशन में देखा जाए, दूसरी जनरेशन में देखो तुम्हारा N14 को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। ये तुम्हारा N14 को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। तो ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस भी नहीं कहलाएगा। अगर इसमें भी तुम्हारा N14 N15 रहता तो तुम्हारा ये डिस्पर्सिव कहलाता। तो देखे दोनों का कंक्लूजन वो लोग क्या निकालना है, पहली जनरेशन में इसमें भी तुम्हारा नॉट कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस नहीं है। जब सेकेंड में गए तो ये तुम्हारा डिस्पर्सिव भी नहीं है। ये डिस्पर्सिव ना हो कि क्यों नहीं है, क्योंकि N14 को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, बाहर निकालते। देखो N14 अलग हो गया तो उसका कॉम्बिनेशन ये निकल रहा है कि नहीं, ये दोनों का कंजर्वेटिव है, देखो सेमी कंजर्वेटिव है, N15 और N14 एंड N15। तो इसका रिजल्ट क्या है, ये भी तुम्हारा डिस्पर्सिव भी नहीं हो रहा है तुम्हारा, और क्या नहीं हो रहा है, कंजर्वेटिव भी नहीं हो रहा है। नॉट कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस, नॉट डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस। तो बचा कौन, सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस। तो इसका कंक्लूजन निकालने की इससे इंटायर क्या निकल, सभी का कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। इसके बाद प्रूव्ड हो जाएगा कि हाँ जो वाकई जो डीएनए एक्चुअल में जो जेनेटिक रेप्लिकेशन होता है कैसा नेचर होता है उसका, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो इसके नीचे वही हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या, एक इंटरमीडिएट हाइब्रिड प्राप्त हो रहा है, तो इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं है, तुम्हारा नॉट कंजर्वेटिव कर देंगे। दूसरे में क्या, N14 को एक्सक्लूड कर रहा है, तो ये भी तुम्हारा नॉट डिस्पर्सिव। चलो इसके बाद हम नोट करेंगे, 3 पॉइंट नोट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो सबका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखा कि जनरेशन फर्स्ट में क्या एक इंटरमीडिएट है, जनरेशन 2 में क्या N14 को एक्सक्लूड कर रहा है। किसको एक्सक्लूड कर रहा है, N14 को, ठीक है। तो उसका वही कंक्लूजन है जो फिगर बनाया था, ठीक है, उसी का देख नोट कर लो। प्रेजेंस ऑफ अ हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डेंसिटी एक्सक्लूडेड, एक इंटरमीडिएट या उसको एक्सक्लूड कर रहा है। देखा गया था ना, एक वन स्ट्रैंड क्या था, N14 था, दूसरा 115 था, वो इंटरमीडिएट का लाएगा, तो उसी को एक्सक्लूड कर रहा है। तो उस तरह करेगा तो हम उसको नॉट कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगा। कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस में क्या गया, कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल का होता है जो टेम्पलेट का फॉर्मेशन करता था। इसके पहले जो हाइपोथेसिस लिखा गया था कंजर्वेटिव में क्या था, कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल था, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ N14 डीएनए इन जनरेशन सेकेंड एक्सक्लूड। जनरेशन सेकेंड में देखा गया था N14 को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा था, N14 को क्या एक्सक्लूड कर रहा था, ठीक है। तो अब इस तरह रहेगा तो उसको हम क्या डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस भी नहीं कहेंगे, उसको क्या वो फैला हुआ ना कर। डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस का कंसेप्ट क्या था, इसमें जो डीएनए के मॉलिक्यूल 20 से 60 पीसेस के फॉर्म में रहेंगे। पेरेंटल न्यूली फिगर बनाया गया था ना, तो इस तरह से तुम्हारा क्या हुआ, डिस्पर्सिव भी नहीं हुआ। तो डिस्पर्सिव नहीं हुआ तो बचा कौन ना, सेमी कंजर्वेटिव। अब क्या होगा तुम्हारा, सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस कुड एक्सप्लेन इन द इंटायर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। इस सब का पूरे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है तुम्हारा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो वही डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। नेचर में कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। तब जाके प्रूफ कर दिए थे। प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट के नेम याद रखे रहना, दोनों तुम्हारे पूछेगा एग्जाम में, किसने सजेस्ट किया था और किसने प्रूफ किया। तो प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट 2 थे तुम्हारे, सजेस्ट करने वाले भी साइंटिस्ट कितने थे, 2 थे। जो तुम्हारे सजेस्ट करने वाले वाटसन एंड क्रिक थे और प्रूफ करने वाले मेसल्सन एंड स्टाल थे। अब ये तुम्हारा मेसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब देखा जाए, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे मशीनरी एंड एंजाइम। मशीनरी एंजाइम में कैसे तुम्हारा कैसे क्या होता है, स्ट्रैंड खुलता है और कैसे जोड़ता, कौन कौन सी एंजाइम उसमें एक्ट करेगी, ठीक है। इसको नोट करने के बाद अभी इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।